day. देखिए 145 श्री हंसराज जाहिर। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 145। यस द ऑनरेबल मिनिस्टर। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। यस प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से किसानों को उर्वरकों की समय पर आपूर्ति नहीं हो रही है। ये आप भी जानते हैं, आप स्वीकार किया है। इस कारण किसानों को कालाबाजारी में बड़े दामों पर उर्वरक खरीदना पड़ता है। इस वर्ष भी 2008 में खरीफ के हंगाम में भी किसानों को उर्वरक नहीं मिलने से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने के लिए आपने ऐसा कोई ठोस खुलासा नहीं किया जिसकी हमने मांग की थी कि कोई नए संयंत्र लगाने जा रहे हैं क्या? क्वेश्चन। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने सरकारी क्षेत्र के संयंत्र बंद पड़े हुए हैं और उसके क्या कारण है, और इस संयंत्र बंद पड़ने की वजह से उत्पादन पर कितना असर हुआ है, इसके लिए आप कुछ करने जा रहे हैं? सर, इन्होंने दो क्वेश्चन का पार्ट पूछा है। एक तो इन्होंने कहा है कि उपलब्धता के संबंध में, तो जहाँ तक उपलब्धता का मामला है, मैंने इसी सदन में बतलाया था कि राज्य सरकारें जितना डिमांड करती है उसके अनुपात में हम उसको सप्लाई करते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी के साथ साथ हम सेल को भी देखते हैं। पहले क्या होता था कि हम भेजते थे राज्य सरकार से, सर्टिफिकेट लेते थे कि कितना इन्होंने बिक्री किया, तो उसमें काफ़ी विलम्ब भी हो जाता था, कहीं कहीं माल प्रैक्टिस भी हो जाता था। तब उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम स्वयं जो है यहाँ से कंप्यूटर के द्वारा जो है हम उसको देखेंगे और उसके आधार पर देंगे। हम उसके आधार पर देते हैं जब, और जनरली जो है अधिकांश 90% राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो लेती हैं और वो अपने माध्यम से, जैसे कोऑपरेटिव है वगैरह, डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम राज्य सरकार को देते हैं, राज्य सरकार वहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है ये राज्य सरकार का क्या कहते हैं काम होता है। हमारा काम होता है कि जितना उनका डिमांड है हम उनको भेज देते हैं। कभी कभी जो है कोऑपरेटिव के पास में रह जाता है, कभी कभी डीलर के पास में रह जाता है और वो दाब के रखता है, होर्डिंग करता है, और जब किसान को ज़रूरत पड़ती है तो समय में मिल नहीं पाता है। कभी कभी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, बिहार का इलाका है, वो स्मगलिंग होकर के नेपाल में चला जाता है। चूँकि हमारा जो दाम है हम किसान को देते हैं यूरिया 4,830 रुपये के दर पर, और वही जाकर के नेपाल में मिलता है 22,000 रुपया प्रति टन। हम खरीदते हैं 52,000 रुपया प्रति टन DAP, किसान को देते हैं 9,300 रुपया में। यदि वो नेपाल में जाकर के बिक्री करता है तो उसको 52,000 रुपया मिलता है। तो हमने जो संबंधित राज्य सरकारें हैं उनको भी लिखने का काम किया है। दूसरा पैरा इनका पार्ट है कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र प्लांट जो है वो बंद हैं। तो 2002-03 में जब NDA की सरकार थी तो चूँकि उस समय में नेपता के कारण जो है उन्होंने HFC के जो है 3 और SFI फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 5 प्लांट को उन्होंने बंद कर दिया था। जैसे HFC में बरौनी हैं, दुर्गापुर हैं, हल्दिया हैं, और FCI में जो है रामागुंडम हैं, गोरखपुर हैं, सिंदरी हैं, तालचर हैं और कोरबा हैं। और 30 अक्टूबर को सरकार ने सभी प्लांट को खोलने का निर्णय लिया है और 1-1 मिलियन टन, 10-10 लाख टन का उत्पादन जो है हर प्लांट में होगा, जिससे कि जो हमारा प्रॉब्लम्स है फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज का वो कम हो सके। सेकेंड सप्लीमेंट्री। मंत्री से पूछूंगा कि मुझे एक अतारांकित प्रश्न 386 19 फरवरी को आपने जवाब दिया है कि उत्तर भारतीय उर्वरक, उसमें भारतीय उर्वरक महासंघ द्वारा टाटा कंसल्टेंसी द्वारा सर्विसेज ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें जो आप सब्सिडी देते हैं उनमें किसानों को उस सब्सिडी का कोई डायरेक्ट लाभ नहीं मिलता है, और इस महासंघ ने किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी की प्राप्त होने के लिए स्मार्ट कार्ड के द्वारा सब्सिडी किसानों को देने की मांग की थी, सिफारिश की है। क्या आप इस बारे में कुछ विचार करने जा रहे हैं? सर, डायरेक्ट सब्सिडी के संबंध में काफ़ी किसानों को सीधे सब्सिडी का लाभ मिले, उनको दिया जाए, इसके संबंध में काफ़ी दिन से चर्चा थी। हम लोग भी सोशलिस्ट पार्टी से आए हैं, 1969 में MLA बने थे, तो हम लोग 2 मांग करते थे। एक करते थे किसान को जो है हक दिया जाए, कारखाना का हक दिया जाए। दूसरा डायरेक्ट सब्सिडी मिले। CPI लेफ्ट जितने हैं सब लोगों का यही मांग है, लेकिन उसमें हमने इसको गंभीरता से विचार किया है और एक बार हम लोगों ने क्या कहते हैं कि
गुप्ता जी को, क्या कहते हैं, वासुदेव आचार्य जी को, सब लोगों को बुलाए भी थे कि अभी हम जो देते हैं वो कंपनी को देते हैं और कंपनी जाकर के जब डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ करती है, भेजती है, तब हम उनको सब्सिडी देते हैं। किसान को यदि हम डायरेक्ट देंगे तो पहले किसान को खरीदना पड़ेगा। और जैसे अभी हमने कहा कि यूरिया यदि 22,000 रुपया प्रति टन है, मार्केट में खरीदते हैं, तो उसको 22,000 रुपया के दर से कंपनी में खरीदना पड़ेगा और कंपनी में खरीदने के बाद 52,000 रुपया DAP खरीदना पड़ेगा और तब जाकर के वो BDO के यहाँ जाएगा रीइंबर्समेंट के लिए कि हमने इतना खरीदा है, हमको जो एक्स्ट्रा पैसा लगा है आप हमको लौटाइए। चाहे दूसरा आपने कहा स्मार्ट कार्ड के माध्यम से, स्मार्ट कार्ड जो है आज जब वोटिंग जो इलेक्शन कार्ड है वो सबको अवेलेबल नहीं हुआ है, तो स्मार्ट कार्ड क्या कहते हैं, गरीब कहाँ से कहते हैं कि रखेगा जिसको 2 किलो 4 किलो यूरिया की जरूरत पड़ती है। अभी जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो भी जाकर के 2 किलो खरीद लेता है, लेकिन उस समय में उसको ज़मीन का सर्टिफिकेट दिखलाना पड़ेगा। इसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक झमेला है, इसलिए कुल मिला करके हमने क्या कहते हैं कि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। हम माननीय सदस्य को इन्वाइट करते हैं, यदि जिस दिन हमको कन्विंस कर दें कि कोई पॉलिसी ऐसी है जो डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देने से फ़ायदा हो, हम निश्चित रूप से उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक जो हमने इस पर मनन किया है उसमें जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो किसान के हक में ज़्यादा बेटर है, बस इस पर डायरेक्ट क्या कहते हैं सब्सिडी का। Sri Sunil Khan. Actually, Minister already admitted that the closed fertilizer units will be open up. But the system in which earlier the decision was taken by the central government that one that is Barauni will be open up. But at the same time, in between the Gas Authority of India and the Reliance company tie up with open up the gas line from Godavari and Kaveri basin. Whether minister is confident that gas pipe will be available to the eastern sector so that HFCI Hindustan Fertilizer of Durgapur unit will be opened up. सर, पेट्रोलियम मिनिस्टर यहाँ हैं, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पास में जितना गैस का डिमांड था, अभी हमारे पास में एग्जिस्टिंग जो हमारा प्लांट्स है उसके लिए हमको 41 MMS CMD गैस की आवश्यकता है, लेकिन जिसमें 29 ही है हमारे पास में, और जो बंद हैं वो सारे मिलाकर के हमको 95 MMS CMD की आवश्यकता होगी। GOM को बनाया गया, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसमें गैस का मामला उठा, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने उस सारे जो गैस को फर्टिलाइजर को टॉप प्रायोरिटी पर रख करके और इन्होंने साफ घोषणा किया कि जो भी गैस की आवश्यकता होगी वो गैस की आवश्यकता पूरी की जाएगी। और हम आपकी जानकारी के लिए कह दें कि आज हमारा MOU गेल के साथ में जो है साइन होने वाला है 12:30 बजे दिन में, और ये जो प्रॉब्लम था गैस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, और जितने भी हमारे क्या कहते हैं जो बंद यूनिट हैं उनको हमको उम्मीद है कि 2011-12 तक में सारे के सारे यूनिट चालू हो जाएंगे। Sri Ravichandran. Recently, number of fertilizer manufacturing units like MFL in Chennai, Speak in Tuticorin plants are not producing full capacity. Whether the government is having any proposal to increase the existing units to bring down the demand production gap of fertilizers in the country. सर, मद्रास फर्टिलाइजर का जहाँ तक संबंध है ये नेफ्टा के ऊपर में आधारित है और हमारा सबसे पुराना प्लांट है। आज हमने जो नामरूप का प्लांट है उसके संबंध में भी कैबिनेट में बातचीत हुई और जिस तरीके से चल रहा है चलेगा। हालांकि उसमें काफ़ी MFL में और नामरूप में काफ़ी घाटा हो रहा है, लेकिन घाटा सहने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं उसको चलाए जा रहे हैं, चूँकि नेफ्टा के ऊपर में आधारित है। अभी नेफ्टा का कीमत थोड़ा कम हुआ है तो, लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि जो न्यू प्राइसिंग स्कीम है उसको हम लोगों ने उसके अधीन उसको लाने का काम कर रहे हैं, और जो भी घाटा होगा सरकार घाटा को सह करके भी MFL को चलाने का काम करेगी, उसको बंद होने के लिए नहीं दिया जाएगा। Yes. You want to put a question? Yes. Speaker sir, the fertilizer factory in Ramagundam sir, it was closed long back. So that was situated in the backward Telangana region. Since so many years we are fighting for reopen of this factory. So Yes. will the government will reopen the factory as early as possible? We want to know from the Honorable Minister.
30 अक्टूबर 2008 को जितने भी बंद प्लांट हैं जिसमें रामागुंडम भी है उसको हमने खोलने का निर्णय जो है ले लिया है और हल्दिया सहित, लेकिन बशर्ते कि हल्दिया में जो है आ जाए कोई जॉइंट वेंचर में आ जाए या कुछ हो जाए, और गोरखपुर भी उसमें हमने बतला दिया, गोरखपुर हैं, रामागुंडम हैं, सिंदरी हैं, तालचर हैं, कोलबा हैं, बरौनी हैं, दुर्गापुर हैं, हल्दिया है, ये सभी का है। अब उसमें जहाँ तक रामागुंडम का सवाल है, एक मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पत्र आया था और उन्होंने इच्छा जाहिर किया है कि वो जो है क्या कहते हैं कि रामागुंडम को लेकर के चलाना चाहते हैं। अब उस परिस्थिति में मान लेते हैं कि अभी वैल्यू असेस हम लोग कर रहे हैं और वैल्यू असेसमेंट के बाद है ये 15 मार्च तक हो जाएगा और उसके बाद जो है इम्पावर्ड कमेटी है उसके पास में क्या कहते हैं कि मामला जाएगा, या वैल्यू असेसमेंट सबका करवा रहे हैं, आपका गोरखपुर का सबका, और उसके बाद जो है तब सारा फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद तब कैबिनेट में जाएंगे और उसके लिए जो है प्रोसीजर जो है एक उच्च स्तरीय सचिव की समिति बनाई गई है और सचिव के ने कंसल्टेंट नियुक्त करने का फैसला लिया है। कंसल्टेंट विभिन्न प्रकार मॉडल बना करके प्रस्तुत करेगा कि जेबी में दिया जाए या किस में दिया जाए। उसके बाद कंसेंट द्वारा संपत्ति के आकलन की कार्रवाई जनवरी से चल रही है, मार्च तक पूरा हो जाएगा। HFC और FCI दोनों तय करेंगे किस UI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे और उसमें जो चयन किए जाएंगे वो बिड करेंगे और फाइनल बिड के बाद DIFR में जाएगा और उसके बाद कैबिनेट में पास हो जाएगा। I'm sorry, question hour is over. I would have loved to continue.